ब्लैक होल्स द की टू अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वह ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई की कहानी है। यह कहानी है ब्लैक होल्स की। जब भी हम ब्लैक होल शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक डरावनी तस्वीर बनती है। एक ऐसा गड्ढा जो सब कुछ निगल जाता है, जिससे कोई वापस नहीं लौट सकता। लेकिन सच यह है, ब्लैक होल को विनाश की मशीन नहीं है। वे ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध प्रयोगशालाएं हैं। वे प्रकृति के नियमों की अंतिम परीक्षा है। अगर हम ब्लैक होल को समझ लें तो हम समय, स्थान, गुरुत्वाकर्षण और शायद वास्तविकता की प्रकृति को भी समझ सकते हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह हमें सामान्य लगती है। अगर तुम एक गेंद फेंको तो वह जमीन पर गिरती है। अगर तुम सूरज की तरफ देखो तो वह स्थिर दिखता है। लेकिन यह सब केवल कमजोर गुरुत्वाकर्षण की दुनिया है। ब्लैक होल्स हमें उस दुनिया में ले जाते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि समय भी धीमा पड़ जाता है, स्थान मुड़ जाता है और कारण परिणाम की सामान्य समझ टूटने लगती है। ब्लैक होल वह जगह है जहां आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है और शायद वहीं हमें क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण के बीच छिपा पुल दिखाई दे सकता है। ब्लैक होल वास्तव में क्या होता है, चलो बहुत सरल भाषा में समझते हैं। ब्लैक होल कोई छेद नहीं है, वह कोई खाली जगह नहीं है। वह एक वस्तु है, एक अत्यंत सघन वस्तु। इतनी सघन कि उसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। और जब प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता तो हम उसे देख नहीं सकते। इसलिए उसका नाम पड़ा ब्लैक होल। लेकिन वह वास्तव में ब्लैक नहीं है और वह होल भी नहीं है। वह ब्रह्मांड की सबसे घनी वस्तु है। अब सवाल उठता है, ब्लैक होल बनते कैसे हैं? इसके लिए हमें सितारों की जिंदगी को समझना होगा। हर तारा, जिसमें हमारा सूरज भी शामिल है, अपनी ऊर्जा अंदर होने वाले नाभिकीय संलयन से बनाता है। यह ऊर्जा बाहर की ओर दबाव डालती है और गुरुत्वाकर्षण अंदर की ओर खींचता है। जब तक ये दोनों संतुलन में रहते हैं, तारा स्थिर रहता है। लेकिन एक दिन ईंधन खत्म हो जाता है। अब बाहर की ओर दबाव नहीं रहता और गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है। अगर तारा बहुत भारी है तो उसका कोर खुद पर गिरता चला जाता है और अंत में बनता है ब्लैक होल। यह ब्रह्मांड की सबसे हिंसक घटनाओं में से एक है, लेकिन इसके परिणाम सबसे सुंदर भौतिकी होते हैं। इवेंट होराइजन, वापस न लौट पाने की सीमा। ब्लैक होल के चारों ओर एक काल्पनिक सीमा होती है। इसे कहते हैं इवेंट होराइजन। यह वह सीमा है जिसे पार करने के बाद कोई भी चीज वापस नहीं लौट सकती, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री इस सीमा को पार करे तो बाहर से देखने वाले को लगेगा कि वह धीरे धीरे रुक गया है। उसकी घड़ी धीमी होती जाएगी, उसकी आवाज भारी होती जाएगी और अंत में वह जैसे समय में जम जाएगा। लेकिन खुद उस अंतरिक्ष यात्री को कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। वह बस आगे गिरता रहेगा। यह हमें दिखाता है कि समय सार्वभौमिक नहीं है। समय हर जगह एक जैसा नहीं बहता। ब्लैक होल हमें यह सिखाते हैं कि समय भी गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। सिंगुलैरिटी, जहां भौतिकी टूट जाती है, घटना क्षितिज के भीतर क्या होता है, यहां विज्ञान चुप हो जाता है। सिद्धांत बताते हैं कि अंदर एक बिंदु होता है जहां घनत्व अनंत हो जाता है। इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, यानी एक ऐसा बिंदु जहां हमारे सभी समीकरण टूट जाते हैं। वहां न समय का अर्थ बचता है, न स्थान का। यह संकेत देता है कि हमारी वर्तमान भौतिकी अपूर्ण है और शायद ब्लैक होल हमें नई भौतिकी की ओर ले जाने वाले द्वार है। क्या ब्लैक होल सच में मौजूद है? लंबे समय तक ब्लैक होल केवल गणितीय भविष्यवाणी थे, लेकिन आज हम उनके अस्तित्व के सीधे प्रमाण रखते हैं। हमने देखा है तारों का अदृश्य वस्तु के चारों ओर घूमना, विशाल ऊर्जा के जेट निकलना, आकाश गंगाओं के केंद्र में अत्यधिक द्रव्यमान की मौजूदगी और हाल ही में ब्लैक होल की पहली तस्वीर यह सब दिखाता है। ब्लैक होल कल्पना नहीं है, वे वास्तविक है और वे हर आकाशगंगा के केंद्र में छिपे बैठे हैं। यहां तक कि हमारी मिल्की व आकाशगंगा के केंद्र में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सजिटेरियस ब्लैक होल
और समय का रहस्य ब्लैक होल हमें समय की सबसे गहरी सच्चाई दिखाते हैं। घटना क्षितिज के पास समय धीमा हो जाता है। एक बाहरी पर्यवेक्षक के लिए जो गिर रहा है वह कभी अंदर नहीं जाता, लेकिन खुद गिरने वाले के लिए कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो जाता है। तो सवाल उठता है, किसका समय सही है? उत्तर है दोनों। समय कोई सार्वभौमिक नदी नहीं है, यह हर प्रेक्षक के लिए अलग बहता है। ब्लैक होल हमें यह सिखाते हैं कि समय कोई पृष्ठभूमि नहीं है, वह भौतिकी का हिस्सा है। क्या ब्लैक होल हमेशा काले रहते हैं? बहुत समय तक हम सोचते रहे कि ब्लैक होल कुछ भी बाहर नहीं छोड़ते, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने दिखाया कि क्वांटम प्रभावों के कारण ब्लैक होल धीरे धीरे ऊर्जा खोते हैं। इसे कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल अमर नहीं है, वे बहुत लंबे समय में वाष्पित हो सकते हैं। यह खोज ब्लैक होल को क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण के बीच की सबसे रहस्यमय कड़ी बना देती है। ब्लैक होल क्यों ब्रह्मांड की चाबी है? अब हम मूल प्रश्न पर लौटते हैं। ब्लैक होल इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि वे हमें चरम गुरुत्वाकर्षण दिखाते हैं। वे समय और स्थान की सीमाएं उजागर करते हैं। वे क्वांटम भौतिकी और सापेक्षता के बीच टकराव दिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड के नियम अंततः कैसे काम करते हैं। अगर हम ब्लैक होल को पूरी तरह समझ लें, तो शायद हम वास्तविकता की अंतिम संरचना को समझ सकें। इसलिए यह किताब ब्लैक होल के बारे में नहीं है, यह किताब ब्रह्मांड के बारे में है। ब्लैक होल अंधकार के प्रतीक नहीं है, वे अज्ञान के प्रतीक भी नहीं है, वे सीमा के प्रतीक है। उस सीमा के जहां हमारी समझ रुक जाती है और नई समझ शुरू होती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है, और शायद इसीलिए ब्लैक होल हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं, क्योंकि जहां प्रकाश नहीं पहुंच सकता, वहीं से ज्ञान की सबसे तेज किरण निकलती है। मैं तुम्हें आज गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन की भाषा में नहीं, बल की भाषा में नहीं, बल्कि स्थान और समय की भाषा में समझाने जा रहा हूं। क्योंकि आधुनिक भौतिकी कहती है, गुरुत्वाकर्षण कोई खींचने वाला बल नहीं है, वह स्थान और समय की ज्यामिति है, और ब्लैक होल इस ज्यामिति की सबसे चरम अभिव्यक्ति है। जब तुम कोई पत्थर हवा में उछालते हो, तो वह वापस गिरता है। न्यूटन ने कहा, धरती उस पत्थर को अपनी ओर खींच रही है। यह व्याख्या दैनिक जीवन के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह नहीं बताती कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में है क्या। क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक बल होता, तो वह तुरंत काम करता। लेकिन आइंस्टीन ने दिखाया, गुरुत्वाकर्षण तुरंत काम नहीं करता। उसकी सूचना प्रकाश की गति से फैलती है। इसका मतलब यह है, गुरुत्वाकर्षण कोई अदृश्य डोरी नहीं है, वह स्थान और समय की संरचना में होने वाला परिवर्तन है। हम आमतौर पर सोचते हैं, स्थान एक चीज है, समय दूसरी चीज। लेकिन सापेक्षता सिद्धांत कहता है, स्थान और समय मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं। यह 4 आयामी संरचना है, 3 आयाम स्थान के, 1 आयाम समय का। अब सवाल उठता है, गुरुत्वाकर्षण कहां से आता है? उत्तर है, जब द्रव्यमान और ऊर्जा स्पेस टाइम को मोड़ते हैं, और जो वस्तुएं उस मुड़े हुए स्पेस टाइम में चलती है, उन्हें लगता है जैसे कोई बल उन्हें खींच रहा है। लेकिन वास्तव में वे सबसे सीधे रास्ते पर चल रही होती है, एक मुड़ी हुई ज्यामिति में। गुरुत्वाकर्षण समझाने के लिए अक्सर एक उदाहरण दिया जाता है। एक रबर शीट लो, उस पर एक भारी गेंद रखो, शीट नीचे धंस जाती है। अब अगर तुम छोटी गेंद पास में छोड़ो, तो वह उस ढंसाव की ओर लुढ़क जाएगी। यही गुरुत्वाकर्षण का दृश्य रूपक है। लेकिन ध्यान रखना, यह केवल एक उदाहरण है, सच्चाई नहीं। असल में कोई शीट नहीं है, कोई नीचे नहीं है। स्पेस टाइम खुद 4 आयामों में मुड़ रहा होता है, और वस्तुएं उस मुड़ी हुई संरचना में सबसे प्राकृतिक रास्ता अपनाती है। अब हम समझ सकते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं। न्यूटन कहता था, सूर्य ग्रहों को खींचता है। आइंस्टीन कहता है, सूर्य स्पेस टाइम को मोड़ देता है, और ग्रह उस मुड़े हुए स्पेस टाइम में सीधे रास्ते पर चलते हुए घूमते हुए दिखाई देते हैं। यह ऐसे ही है जैसे कोई चींटी घुमावदार पहाड़ी पर सीधे रास्ते पर चले, लेकिन बाहर से देखने पर वह घुमावदार पथ पर चलती दिखे।
ग्रह भी ऐसा ही करते हैं। वे मुड़े हुए स्पेस टाइम में सीधे रास्ते पर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण केवल स्थान को नहीं मोड़ता, वह समय को भी मोड़ता है। जहां गुरुत्वाकर्षण मजबूत होता है, वहां समय धीमा चलता है। धरती की सतह पर समय थोड़ा धीमा चलता है, बनाम उपग्रहों के। अगर हम इस फर्क को जीपीएस सिस्टम में सुधार न करें, तो तुम्हारा मोबाइल कई किलोमीटर की गलती दिखाए। इसका मतलब यह है, गुरुत्वाकर्षण केवल खींचता नहीं, वह समय को भी आकार देता है। और ब्लैक होल के पास यह प्रभाव चरम पर पहुंच जाता है। अब सोचो, अगर किसी क्षेत्र में इतना अधिक द्रव्यमान जमा हो जाए कि स्पेस टाइम असीम रूप से मुड़ जाए, तब क्या होगा? उत्तर है ब्लैक होल। ब्लैक होल वह अवस्था है जहां स्पेस टाइम इतना तीव्र रूप से मुड़ जाता है कि उसके भीतर से कोई रास्ता बाहर की ओर नहीं जाता, यहां तक कि प्रकाश का भी नहीं। यह कोई दीवार नहीं है, कोई जाल नहीं है, यह ज्यामिति की सीमा है। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है, जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। यह वह सतह है जहां से आगे भविष्य का हर रास्ता ब्लैक होल के भीतर ही जाता है। तुम चाहो या न चाहो, अगर तुम इस सीमा को पार कर गए, तो तुम्हारा भविष्य ब्लैक होल के केंद्र की ओर ही जाएगा। यह कोई खतरनाक दीवार नहीं, बल्कि समय की दिशा का बदल जाना है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल की ओर गिर रहा हो, तो बाहर खड़े पर्यवेक्षक को लगेगा वह धीरे धीरे रुक रहा है। उसकी घड़ी धीमी होती जाएगी, उसकी रोशनी लाल होती जाएगी, और वह घटना क्षितिज पर जैसे जम जाएगा। लेकिन खुद गिरने वाले को कुछ भी असामान्य नहीं लगेगा। वह सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा और कुछ ही समय में घटना क्षितिज पार कर जाएगा। यह हमें दिखाता है, समय सार्वभौमिक नहीं है। हर पर्यवेक्षक का समय अलग होता है। ब्लैक होल आइंस्टीन के समीकरणों का सबसे चरम समाधान है। वे दिखाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण कितना शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वे यह भी दिखाते हैं कि हमारी भौतिकी कहां टूटने लगती है। सिंगुलैरिटी पर घनत्व अनंत हो जाता है, वक्रता अनंत हो जाती है, और हमारे समीकरण काम करना बंद कर देते हैं। 2015 में मानव इतिहास में पहली बार हमने सीधे गुरुत्वाकर्षण तरंगे सुनी। ये तरंगे दो ब्लैक होल के आपस में टकराने से बनी थी। यह खोज आइंस्टीन की भविष्यवाणी की सीधी पुष्टि थी। लेकिन इससे भी अधिक, इसने हमें दिखाया कि स्पेस टाइम स्थिर मंच नहीं है। वह हिलता है, वह कंपन करता है, वह तरंगे बनाता है। ब्रह्मांड अब केवल देखने की चीज नहीं रहा, वह सुनने की चीज भी बन गया। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां स्थान सीधा नहीं है, समय समान नहीं है, और गुरुत्वाकर्षण खींचने वाला बल नहीं है, बल्कि ज्यामिति है। ब्लैक होल इस मुड़ी हुई ज्यामिति के सबसे गहरे कुएं है। अब तक हमने समझा गुरुत्वाकर्षण क्या है, स्पेस टाइम कैसे मुड़ता है, और ब्लैक होल इस मुड़ाव की चरम अवस्था है। लेकिन अब एक सरल प्रश्न उठता है, आखिर प्रकाश भी ब्लैक होल से क्यों नहीं निकल पाता? इस प्रश्न का उत्तर हमें एक बहुत साधारण विचार तक ले जाता है, एस्केप वेलोसिटी, यानी पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है? अगर तुम धरती से एक गेंद ऊपर की ओर फेंको, तो वह थोड़ी ऊंचाई तक जाकर वापस गिर जाती है। लेकिन अगर तुम उसे बहुत तेज फेंको, तो क्या होगा? अगर उसकी गति लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाए, तो वह धरती के गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह निकल जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। इस न्यूनतम गति को कहते हैं पलायन वेग। हर ग्रह, हर तारे, हर वस्तु का अपना पलायन वेग होता है। अब कल्पना करो, किसी वस्तु का पलायन वेग इतना अधिक हो जाए कि वह प्रकाश की गति से भी बड़ा हो जाए, तो फिर क्या होगा? उत्तर सरल है, फिर प्रकाश भी उस वस्तु से बाहर नहीं निकल पाएगा। और जब प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता, तो वह वस्तु हमारे लिए अदृश्य हो जाती है। यही विचार ब्लैक होल की सबसे प्रारंभिक समझ का आधार बना। यह विचार 18वीं सदी में जॉन मिशेल और पियरे साइमोन लैपलास ने दिया था, बहुत पहले, आइंस्टीन से भी पहले। लेकिन उस समय इसे केवल एक गणितीय कल्पना समझा गया। न्यूटन की दुनिया में ब्लैक होल की कल्पना। न्यूटन की भौतिकी में गुरुत्वाकर्षण एक बल था। तो अगर कोई तारा बहुत भारी हो जाए और बहुत छोटा हो जाए, तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो सकता है कि प्रकाश भी बाहर न निकल सके।
लेकिन तब यह समझ नहीं थी कि प्रकाश की गति अधिकतम गति होती है, और यह भी नहीं पता था कि गुरुत्वाकर्षण स्थान और समय को मोड़ता है। इसलिए यह विचार सदियों तक एक रोचक कल्पना बना रहा, वास्तविकता नहीं। 20वीं सदी में आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत दिया। अब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहा, वह स्पेस टाइम की ज्यामिति बन गया। कुछ ही समय बाद कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने आइंस्टीन के समीकरणों का एक सटीक समाधान निकाला, जो एक ऐसे क्षेत्र का वर्णन करता था जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। यह पहली बार था जब ब्लैक होल गणित से निकलकर भौतिकी में प्रवेश कर रहे थे। हर द्रव्यमान के लिए एक विशेष त्रिज्या होती है। अगर उस द्रव्यमान को उस त्रिज्या के भीतर दबा दिया जाए तो वह ब्लैक होल बन जाएगा। इस सीमा को कहते हैं श्वार्ज़शील्ड रेडियस या घटना क्षितिज की त्रिज्या। धरती के लिए यह त्रिज्या लगभग एक मूंगफली जितनी होगी, सूर्य के लिए लगभग 3 किलोमीटर। अगर हम सूर्य को 3 किलोमीटर के गोले में दबा दें तो वह ब्लैक होल बन जाएगा। यह हमें दिखाता है ब्लैक होल का रहस्य द्रव्यमान में नहीं, संघनन में है। अब हम समझते हैं कि असली ब्लैक होल कैसे बनते हैं। एक विशाल तारा अपनी जिंदगी भर नाभिकीय संलयन से ऊर्जा बनाता है। यह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बाहर की ओर दबाव देती है, लेकिन जब ईंधन खत्म हो जाता है तो यह संतुलन टूट जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण तारे को भीतर की ओर सिकोड़ने लगता है। अगर तारा छोटा है तो वह बनता है व्हाइट ड्वार्फ। अगर थोड़ा बड़ा है तो बनता है न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन अगर तारा बहुत अधिक भारी है तो कुछ भी उसके गुरुत्वाकर्षण को रोक नहीं सकता, और तब जन्म लेता है ब्लैक होल। ब्लैक होल बनने से पहले अक्सर एक विस्फोट होता है, सुपरनोवा। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ क्षणों के लिए पूरी आकाशगंगा जितनी ऊर्जा निकाल सकता है। लेकिन इस विस्फोट के बाद तारे का कोर खुद पर गिरता है और अंततः ब्लैक होल बन जाता है। यह ब्रह्मांड की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक है, जहां मृत्यु एक नई भौतिक वस्तु का जन्म बन जाती है। क्या ब्लैक होल केवल सितारों से बनते हैं? नहीं। आज हम जानते हैं कि आकाश गंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं, जो लाखों से अरबों गुना सूर्य से भारी होते हैं। ये ब्लैक होल साधारण तारों से नहीं बने। उनकी उत्पत्ति अब भी एक रहस्य है। संभव है वे ब्रह्मांड के प्रारंभिक काल में विशाल गैस बादलों के सीधे संकुचन से बने हों, या संभव है वे छोटे ब्लैक होल्स के धीरे धीरे विलय से बने हों। यह आज भी आधुनिक खगोल भौतिकी का खुला प्रश्न है। क्या कोई वस्तु अनंत रूप से सिकुड़ सकती है? सामान्य सापेक्षता कहती है हां। यदि कोई दबाव गुरुत्वाकर्षण को रोक ना पाए तो संकुचन चलता रहेगा और अंततः बनेगी सिंगुलैरिटी। लेकिन क्वांटम भौतिकी कहती है प्रकृति अनंतता पसंद नहीं करती। इसका मतलब यह है हमारी वर्तमान समझ यहां टूट जाती है, और ब्लैक होल हमें संकेत देते हैं कि हमें नई भौतिकी की आवश्यकता है। ब्लैक होल हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रकाश की गति सिर्फ तेज नहीं है, वह सीमा है। कोई वस्तु उससे तेज नहीं चल सकती। इसलिए जब पलायन वेग प्रकाश की गति के बराबर हो जाता है तो ब्रह्मांड कहता है अब आगे नहीं, और वही सीमा ब्लैक होल का जन्म बन जाती है। क्यों ब्लैक होल कोई छेद नहीं है? ब्लैक होल का नाम भ्रामक है। वे कोई छेद नहीं है, कोई सुरंग नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है। वे वस्तुएं हैं, अत्यंत सघन वस्तुएं। उनका द्रव्यमान होता है, उनका गुरुत्वाकर्षण होता है, और वे आसपास के ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। वे केवल इसलिए काले हैं क्योंकि प्रकाश उनसे बाहर नहीं आ सकता। ब्लैक होल का जन्म किसी रहस्यमय शक्ति से नहीं होता। वह जन्म लेता है एक सरल नियम से, जब गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाए कि प्रकाश भी भाग न सके। यानी जब पलायन वेग प्रकाश की गति बन जाए। यही वह क्षण है जहां एक तारा सिर्फ मरता नहीं, वह ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय वस्तु में परिवर्तित हो जाता है। अब तक हम ब्लैक होल के बाहर की दुनिया को समझ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण, पलायन वेग और इवेंट होराइजन की सीमा। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, अगर कोई वस्तु इवेंट होराइजन पार कर जाए तो फिर क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें भौतिकी की सबसे रहस्यमय सीमा तक ले जाता है। सबसे पहले यह समझ लो
इवेंट होराइजन कोई ठोस सतह नहीं है। वहां कोई दीवार नहीं, कोई ऊर्जा क्षेत्र नहीं, कोई आग नहीं, कोई विस्फोट नहीं। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री एक बड़े ब्लैक होल की ओर गिरे तो उसे इवेंट होराइजन पार करते समय कुछ भी विशेष महसूस नहीं होगा। न कोई झटका, न कोई प्रकाश चमक, न कोई सीमा रेखा। वह बस आगे गिरता रहेगा। लेकिन बाहर खड़े पर्यवेक्षक के लिए वह कभी अंदर नहीं जाएगा। यही समय का रहस्य है। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल की ओर गिर रहा हो तो बाहर खड़े व्यक्ति को लगेगा उसकी गति धीमी होती जा रही है, उसकी घड़ी धीमी चलती जाएगी, उसका प्रकाश लाल होता जाएगा और अंत में वह इवेंट हॉरिजन पर जैसे जम जाएगा। यह इसलिए नहीं कि वह रुक गया है, बल्कि इसलिए कि उसका समय हमारे समय से अलग बह रहा है। ब्लैक होल हमें दिखाते हैं समय सार्वभौमिक नहीं है। अब खुद गिरने वाले की दृष्टि से सोचो, उसके लिए सब कुछ सामान्य रहेगा। वह अपने शरीर में कोई असामान्य परिवर्तन महसूस नहीं करेगा। अगर ब्लैक होल बहुत बड़ा हो, वह इवेंट होराइजन पार करेगा बिना यह जाने कि उसने कोई विशेष सीमा पार की है। लेकिन उसके भविष्य की दिशा अब बदल चुकी होगी। अब उसके आगे का हर रास्ता ब्लैक होल के केंद्र की ओर ही जाता है। यह कोई मजबूरी नहीं, यह ज्यामिति है। जैसे जैसे कोई वस्तु ब्लैक होल के केंद्र के पास जाती है, गुरुत्वाकर्षण तेजी से बदलने लगता है। पैरों पर लगने वाला बल सिर पर लगने वाले बल से अलग हो जाता है। इससे शरीर खींचने लगता है। इसे कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन, यानी स्पैगेटी जैसा लंबा हो जाना। छोटे ब्लैक होल में यह प्रभाव बहुत तेज होता है और इवेंट होराइजन से पहले ही वस्तु टूट सकती है। लेकिन बड़े ब्लैक होल में यह प्रभाव धीरे होता है और इवेंट होराइजन के बाद बहुत अंदर जाकर महसूस होता है। एक बार इवेंट होराइजन पार करने के बाद अब कोई विकल्प नहीं बचता। जैसे समय हमेशा भविष्य की ओर बहता है, वैसे ही ब्लैक होल के भीतर हर रास्ता सिंगुलैरिटी की ओर जाता है। यह कोई खींचने वाली शक्ति नहीं, यह भविष्य की दिशा है। जैसे तुम कल से बच नहीं सकते, वैसे ही ब्लैक होल के भीतर सिंगुलैरिटी से बच नहीं सकते। यह तुलना अजीब लग सकती है, लेकिन भौतिकी में यह पूरी तरह सटीक है। सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहां घनत्व अनंत हो जाता है, वक्रता अनंत हो जाती है और हमारे सभी समीकरण काम करना बंद कर देते हैं। यह कहना सही नहीं कि वहां अनंत घनत्व सच में होता है। सच यह है, हमारी भौतिकी वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। यह संकेत है कि हमें नई भौतिकी चाहिए, क्वांटम गुरुत्वाकर्षण। ब्लैक होल हमें दिखाते हैं कि हमारी वर्तमान समझ अपूर्ण है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या ब्लैक होल के भीतर कोई दूसरी ब्रह्मांडीय दुनिया है? क्या वहां से किसी और ब्रह्मांड में जाया जा सकता है? विज्ञान इन प्रश्नों का कोई ठोस उत्तर नहीं देता। कुछ गणितीय समाधानों में वर्महोल जैसे ढांचे दिखाई देते हैं, लेकिन वे अस्थिर होते हैं और वास्तविक ब्रह्मांड में उनके टिकने का कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए फिलहाल सबसे ईमानदार उत्तर यही है, हमें नहीं पता। अब एक और गहरा प्रश्न, अगर कोई वस्तु ब्लैक होल में गिर जाए तो उसकी जानकारी का क्या होता है? क्या वह हमेशा के लिए खो जाती है? यह प्रश्न भौतिकी का सबसे प्रसिद्ध विवाद बना। ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। क्वांटम भौतिकी कहती है जानकारी नष्ट नहीं होती, लेकिन ब्लैक होल ऐसा प्रतीत करते हैं जैसे जानकारी हमेशा के लिए गायब हो जाती हो। इस विरोधाभास को सुलझाना आधुनिक भौतिकी का एक बड़ा लक्ष्य है। इवेंट होराइजन के पार से कोई संकेत बाहर नहीं आ सकता, इसलिए सीधे ब्लैक होल के भीतर देखना असंभव है। लेकिन हम उनके आसपास की गति, उनसे निकलने वाले जेट और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के माध्यम से उनके बारे में अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्लैक होल छिपे हुए हैं, लेकिन मौन नहीं है। वे ब्रह्मांड को अपनी मौजूदगी का संकेत देते रहते हैं। ब्लैक होल हमें समय के बारे में एक नई समझ देते हैं। उनके भीतर समय और स्थान भूमिकाएं बदल लेते हैं। जैसे बाहर समय से बचा नहीं जा सकता, वैसे ही भीतर स्थान से बचा नहीं जा सकता। यह दिखाता है समय कोई स्थिर पृष्ठभूमि नहीं है, वह गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ भौतिक तत्व है। ब्लैक होल डरावने नहीं है, वे खामोश है, स्थिर है और अपने आसपास की दुनिया को वैसे ही प्रभावित करते हैं जैसे कोई अन्य तारा।
अगर हमारा सूर्य अचानक ब्लैक होल बन जाए तो पृथ्वी की कक्षा लगभग वैसी ही रहेगी। केवल एक फर्क होगा, कोई रोशनी नहीं आएगी। यह दिखाता है ब्लैक होल विनाश की मशीन नहीं है, वे केवल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की अवस्था है। ब्लैक होल के भीतर भविष्य एक जगह बन जाता है, एक ऐसी जगह जिससे बचा नहीं जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन यही सीमा हमें यह भी दिखाती है कि हमारी भौतिकी कहां खत्म होती है और नई भौतिकी कहां शुरू हो सकती है। ब्लैक होल सिर्फ अंधकार नहीं है, वे ज्ञान की सीमाएं हैं। अब तक हमने ब्लैक होल को एक ऐसी वस्तु के रूप में देखा है जिससे कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। लेकिन अब हम भौतिकी के एक ऐसे रहस्य में प्रवेश करने जा रहे हैं जो इस धारणा को तोड़ देता है। यह रहस्य है हॉकिंग रेडिएशन। क्लासिकल भौतिकी कहती थी ब्लैक होल कुछ भी बाहर नहीं छोड़ सकते, लेकिन 1970 के दशक में स्टीफन हॉकिंग ने दिखाया कि क्वांटम प्रभावों के कारण ब्लैक होल धीरे धीरे ऊर्जा बाहर निकालते हैं। इसका मतलब यह हुआ ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं हैं, वे चमकते हैं, लेकिन इतनी कमजोर रोशनी में कि हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते। फिर भी यह खोज ब्लैक होल की प्रकृति को पूरी तरह बदल देती है। अब सवाल उठता है, ब्लैक होल कुछ बाहर कैसे निकाल सकते हैं जब इवेंट होराइजन से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता? इसका उत्तर क्वांटम भौतिकी में छिपा है। खाली अंतरिक्ष असल में खाली नहीं होता। हर पल वहां कण और प्रतिकण जन्म लेते हैं और तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स। अब अगर यह प्रक्रिया इवेंट होराइजन के पास हो तो कभी कभी एक कण अंदर गिर जाता है और दूसरा बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने वाला कण हमें ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है। इसी को कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। अगर ब्लैक होल ऊर्जा बाहर निकाल रहे हैं तो उनका द्रव्यमान धीरे धीरे कम होता जाएगा, और अगर द्रव्यमान कम होगा तो अंततः ब्लैक होल समाप्त हो जाएगा। इसे कहते हैं ब्लैक होल इवेपोरेशन। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। एक सूर्य जितने द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को पूरी तरह समाप्त होने में ब्रह्मांड की वर्तमान उम्र से भी कई गुना अधिक समय लगेगा। लेकिन सिद्धांत रूप में ब्लैक होल अमर नहीं है। हॉकिंग रेडिएशन केवल ब्लैक होल के बारे में नई जानकारी नहीं देती, यह भौतिकी की तीन महान शाखाओं को एक साथ जोड़ती है। क्वांटम यांत्रिकी, सामान्य सापेक्षता, ऊष्मागतिकी। ब्लैक होल अब केवल गुरुत्वाकर्षण की वस्तुएं नहीं रहे, वे तापमान रखते हैं, वे एंट्रोपी रखते हैं, वे ऊष्मा विकिरण करते हैं। इसका मतलब यह है ब्लैक होल भी भौतिकी के सामान्य नियमों के अधीन है। हॉकिंग ने दिखाया ब्लैक होल का एक तापमान होता है जो उसके द्रव्यमान के उल्टा अनुपात में होता है। यानी जितना छोटा ब्लैक होल उतना अधिक तापमान, और जितना बड़ा ब्लैक होल उतना ठंडा। ब्लैक होल की एंट्रोपी उसके इवेंट होराइजन के क्षेत्रफल के अनुपात में होती है, ना कि उसके आयतन के। यह खोज भौतिकी में एक नई दिशा खोलती है कि जानकारी शायद स्थान के आयतन में नहीं, सतह पर संग्रहित होती है। उस बड़े प्रश्न पर आते हैं, अगर कोई वस्तु ब्लैक होल में गिर जाए और ब्लैक होल बाद में वाष्पित हो जाए तो उस वस्तु की जानकारी कहां गई? अगर हॉकिंग रेडिएशन पूरी तरह यादृच्छिक है तो जानकारी नष्ट हो जाती है। लेकिन क्वांटम भौतिकी कहती है जानकारी कभी नष्ट नहीं होती। यही टकराव कहलाता है, ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। यह समस्या आज भी आधुनिक भौतिकी के सबसे गहरे प्रश्नों में से एक है। कुछ भौतिकविद मानते हैं कि हॉकिंग रेडिएशन पूरी तरह यादृच्छिक नहीं होती। शायद उसमें ब्लैक होल के भीतर गिरी वस्तुओं की जानकारी सूक्ष्म रूप से इनकोडेड होती है। अगर ऐसा है तो जानकारी नष्ट नहीं होती, बस बहुत जटिल तरीके से बाहर निकलती है। लेकिन अभी तक इसका कोई पूर्ण प्रमाण नहीं है। इन विचारों से एक और गहरा सिद्धांत जन्म लेता है, होलोग्राफिक प्रिंसिपल। यह कहता है किसी क्षेत्र में मौजूद सारी जानकारी उसकी सीमा सतह पर संग्रहित हो सकती है। ब्लैक होल की एंट्रोपी इवेंट होराइजन के क्षेत्रफल के अनुपात में होना इस सिद्धांत का सबसे मजबूत संकेत है। शायद हमारा पूरा ब्रह्मांड भी किसी गहरी सतह पर लिखी गई जानकारी का प्रक्षेपण हो।
यह विचार विज्ञान से अधिक दर्शन जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरा गणित छिपा है। जब ब्लैक होल बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसका तापमान बहुत अधिक हो जाएगा और अंत में वह एक तीव्र ऊर्जा विस्फोट में खत्म हो सकता है। लेकिन यह अंतिम चरण हमारी वर्तमान भौतिकी से परे है। हम नहीं जानते अंतिम क्षण में क्या होता है। यह फिर संकेत है कि हमारी समझ यहां अधूरी है। हॉकिंग रेडिएशन हमें समय के तीर के बारे में नई समझ देती है। ब्लैक होल एंट्रोपी बढ़ाते हैं और हॉकिंग रेडिएशन के माध्यम से वे एंट्रोपी को ब्रह्मांड में वापस फैलाते हैं। इससे ब्लैक होल समय की दिशा में एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे केवल गुरुत्वाकर्षण की वस्तुएं नहीं, वे समय की कहानी के पात्र बन जाते हैं। हॉकिंग रेडिएशन हमें दिखाती है कि ब्रह्मांड जितना स्थिर दिखता है, उतना स्थिर नहीं है। जहां हमें लगा था कुछ भी नहीं निकल सकता, वहीं से ऊर्जा निकलती है। यह हमें सिखाती है कि जब हम सोचते हैं हम समझ चुके हैं, तभी नई भौतिकी जन्म लेती है। ब्लैक होल अब पूर्ण अंधकार नहीं रहे, वे धीमी रोशनी में चमकते हैं और यही मंद चमक हमें ले जाती है भौतिकी की सबसे गहरी सीमा तक, जहां गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम यांत्रिकी और समय एक दूसरे से मिलते हैं। ब्लैक होल सिर्फ निगलते नहीं, वे ज्ञान भी छोड़ते हैं। अब तक हम ब्लैक होल को बाहर से देखते आए हैं, उसके द्रव्यमान, उसकी घूर्णन गति और उसके इवेंट होराइजन को। लेकिन अब हम उस सीमा को पार करने जा रहे हैं जहां से कोई संकेत वापस नहीं आता। अब हम ब्लैक होल के भीतर प्रवेश करते हैं। यह यात्रा अंतरिक्ष की नहीं, यह यात्रा है भौतिकी की अंतिम सीमा की। कल्पना करो, तुम एक ब्लैक होल की ओर गिर रहे हो। दूर से देखने वाले के लिए तुम धीरे धीरे इवेंट होराइजन के पास पहुंचते हो और समय जैसे रुकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन तुम्हारे अपने अनुभव में कुछ असाधारण नहीं घटता। तुम इवेंट होराइजन पार करते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता। कोई दीवार नहीं होती, कोई झटका नहीं होता, कोई संकेत नहीं होता। बस अचानक ब्रह्मांड पीछे छूट जाता है। इवेंट होराइजन के भीतर स्थान और समय की भूमिकाएं आपस में बदल जाती है। अब आगे बढ़ना मतलब भविष्य की ओर नहीं, सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ना होता है। यह कोई दिशा नहीं, यह एक अनिवार्यता है। जैसे समय को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही यहां सिंगुलैरिटी तक पहुंचना अपरिहार्य हो जाता है। ब्लैक होल के केंद्र में होती है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा बिंदु जहां घनत्व अनंत हो जाता है, जहां वक्रता अनंत हो जाती है, जहां हमारे समीकरण काम करना बंद कर देते हैं। यह कोई वस्तु नहीं, यह हमारी अज्ञानता की सीमा है। यह संकेत है कि यहां हमें एक नई भौतिकी चाहिए। जैसे जैसे तुम सिंगुलैरिटी के पास जाओगे, गुरुत्वाकर्षण का अंतर तुम्हारे सिर और पैरों के बीच तेजी से बढ़ेगा। यह प्रभाव कहलाता है स्पैगेटिफिकेश। तुम खींचते जाओगे, लंबे पतले धागे की तरह। लेकिन अगर ब्लैक होल बहुत विशाल है, तो यह प्रभाव इवेंट होराइजन के भीतर काफी देर बाद शुरू होता है। इसका मतलब कुछ ब्लैक होल में तुम बिना कुछ महसूस किए काफी अंदर तक जा सकते हो। एक बड़ा प्रश्न यह है, क्या ब्लैक होल के भीतर कोई संरचना होती है या वहां केवल एक बिंदु समान सिंगुलैरिटी होती है? कुछ सिद्धांत कहते हैं भीतर क्वांटम प्रभाव सिंगुलैरिटी को स्मूथ कर सकते हैं। शायद वहां कोई अत्यंत सघन क्षेत्र हो, लेकिन अनंत नहीं। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई निश्चित उत्तर नहीं है। इवेंट होराइजन के भीतर समय बाहर जैसा नहीं रहता। यह बहता नहीं, यह गिरता है। हर पल तुम्हें सिंगुलैरिटी के और पास ले जाता है। यह कोई भविष्य नहीं, यह एक नियति है। और जब तक हमारे पास क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का पूर्ण सिद्धांत नहीं होगा, हम नहीं जान पाएंगे कि उस अंत में वास्तव में क्या घटता है। कुछ साहसी सिद्धांत कहते हैं कि ब्लैक होल के भीतर एक नया ब्रह्मांड जन्म ले सकता है या कोई वर्महोल किसी दूसरे क्षेत्र से जुड़ सकता है। लेकिन ये विचार अभी कल्पना के क्षेत्र में है, उनका कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं है। फिर भी यह तथ्य कि हम उन्हें पूरी तरह नकार नहीं सकते, यह दिखाता है कि ब्लैक होल कितने गहरे रहस्य रखते हैं। इवेंट होराइजन पार करने के बाद तुम्हारा भविष्य बाहरी ब्रह्मांड से पूरी तरह कट जाता है। तुम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो बाहर को प्रभावित करे। यह ब्रह्मांड में कारणता की सबसे कठोर सीमा है।
इवेंट होराइजन एक भौतिक दीवार नहीं, यह सूचना की दीवार है। कुछ भौतिकविद मानते हैं कि सिंगुलैरिटी वास्तव में मौजूद नहीं होती, यह हमारे सिद्धांतों की अपूर्णता का परिणाम है। जैसे क्लासिकल भौतिकी परमाणु के भीतर टूट जाती है, वैसे ही सामान्य सापेक्षता यहां टूट जाती है। और यह टूटना एक संकेत है कि हमें एक गहरी एकीकृत भौतिकी चाहिए। ब्लैक होल के भीतर जाना केवल एक कल्पना नहीं, यह भौतिकी के सबसे बड़े प्रश्नों में से एक है। स्थान और समय की प्रकृति क्या है? क्या सिंगुलैरिटी वास्तविक है? क्या जानकारी बचती है? क्या ब्रह्मांड के भीतर और ब्रह्मांड छिपे हैं? इन सभी सवालों की छाया ब्लैक होल के भीतर गिरती है। सिंगुलैरिटी के पास हमारे समीकरण चुप हो जाते हैं। वे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वहां हमारी भाषा ही समाप्त हो जाती है। यह वह सीमा है जहां विज्ञान दर्शन से मिलता है, जहां प्रश्न उत्तर से बड़े हो जाते हैं। ब्लैक होल का भीतर एक अंत जैसा लगता है, लेकिन हो सकता है यह किसी और कहानी की शुरुआत हो। हम नहीं जानते, और यही ब्लैक होल को भौतिकी की सबसे गहरी प्रयोगशाला बनाता है, जहां हर उत्तर एक नया प्रश्न जन्म देता है। अब तक हमने ब्लैक होल को ब्रह्मांड की चरम सीमाओं के रूप में देखा, जहां स्थान मुड़ जाता है, जहां समय गिरने लगता है, जहां भौतिकी अपने नियम भूल जाती है। लेकिन अब हम एक और भी गहरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या ब्लैक होल केवल ब्रह्मांड के अंत बिंदु है, या वे उसकी शुरुआत से भी जुड़े हुए हैं? जब हम ब्रह्मांड की शुरुआत की बात करते हैं, तो हम पहुंचते हैं बिग बैंग तक। सामान्य सापेक्षता के अनुसार बिग बैंग भी एक सिंगुलैरिटी जैसा ही था, जहां घनत्व अनंत, तापमान अनंत और वक्रता अनंत थी। यानी ब्लैक होल का केंद्र और ब्रह्मांड की शुरुआत गणितीय रूप से एक जैसे दिखाई देते हैं। यह संयोग नहीं हो सकता। कुछ भौतिकविदों ने सुझाव दिया है कि बिग बैंग एक व्हाइट होल जैसा हो सकता है, एक ऐसी वस्तु जो पदार्थ को निगलती नहीं, बल्कि बाहर फेंकती है। अगर ऐसा है, तो हमारा पूरा ब्रह्मांड किसी गहरे गुरुत्वाकर्षण ढांचे का उल्टा प्रतिबिंब हो सकता है। यह विचार अभी सिद्ध नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि ब्लैक होल और ब्रह्मांड शायद एक ही कहानी के दो अध्याय हों। ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में घनत्व बहुत अधिक था। ऐसे में बहुत छोटे ब्लैक होल स्वतः बन सकते थे। इन्हें कहते हैं प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। अगर ये वास्तव में बने हों, तो वे आज भी मौजूद हो सकते हैं, या हॉकिंग रेडिएशन से कब के समाप्त हो चुके होंगे। इनकी खोज हमें ब्रह्मांड की शुरुआती स्थिति के बारे में सीधा प्रमाण दे सकती है। कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि हर ब्लैक होल के भीतर एक नया ब्रह्मांड जन्म ले सकता है। यानी जब कोई तारा मरता है और ब्लैक होल बनता है, तो कहीं और एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। अगर ऐसा है, तो हमारा ब्रह्मांड भी किसी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल का परिणाम हो सकता है। यह विचार आज भी कल्पना के क्षेत्र में है, लेकिन यह संकेत देता है कि ब्रह्मांड शायद पेड़ की शाखाओं की तरह फैलते जा रहे हो। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी पूछा है, क्या हमारा ब्रह्मांड अपने ही द्रव्यमान और आकार के कारण एक प्रकार का ब्लैक होल हो सकता है? गणितीय रूप से कुछ समानताएं मौजूद है, लेकिन भौतिक रूप से हमारा ब्रह्मांड ब्लैक होल जैसा व्यवहार नहीं करता, क्योंकि यहां से सूचना बाहर जा सकती है और प्रकाश फैल सकता है। फिर भी यह प्रश्न यह दिखाता है कि ब्लैक होल हमारी सोच को कितनी दूर तक ले जाते हैं। बिग बैंग और ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी दोनों ही स्थान है जहां सामान्य सापेक्षता टूट जाती है। इन दोनों को समझने के लिए हमें चाहिए क्वांटम ग्रेविटी। जब तक यह सिद्धांत पूरा नहीं होगा, हम नहीं जान पाएंगे कि ब्रह्मांड की शुरुआत वास्तव में कैसी थी, या ब्लैक होल के भीतर वास्तव में क्या होता है। यह प्रश्न वैज्ञानिक से अधिक दार्शनिक लगता है, लेकिन ब्लैक होल हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद पहले जैसा कोई अर्थ ही नहीं। जैसे इवेंट होराइजन के भीतर बाहर का भविष्य नहीं होता, वैसे ही बिग बैंग से पहले शायद कोई समय नहीं था। यह विचार समय की प्रकृति को पूरी तरह बदल देता है। ब्लैक होल अंत का प्रतीक लगते हैं, लेकिन शायद वे शुरुआत से भी जुड़े हैं। शायद ब्रह्मांड का जन्म और ब्लैक होल की मृत्यु एक ही गहरी प्रक्रिया के दो पहलू हो।
यह विचार हमें दिखाता है कि प्रकृति सीधी रेखाओं में नहीं, चक्रों में सोचती है। ब्लैक होल हमें यह नहीं बताते कि ब्रह्मांड क्या है, वे हमें बताते हैं कि हम कितना नहीं जानते। और यही विज्ञान की सबसे सुंदर बात है। हर उत्तर एक नया प्रश्न खोलता है और हर ब्लैक होल हमें उस प्रश्न की ओर खींचता है।